दोस्तों, कौवे की ये 3 बातें याद कर लें और गांठ बांध लें, क्योंकि कौवे की ये 3 बातें किसी भिखारी को भी राजा बना देती हैं। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए कौआ और कौवी की एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हूँ। इस कहानी को पूरा सुनिए। यह कहानी आपको 3 सीख देगी। जिसने इन तीनों बातों को सीख लिया, कौवे की इन बातों को जान लिया, वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। वह जहां जाएगा हमेशा मान सम्मान पाएगा, कोई उसे मूर्ख नहीं कहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक वट वृक्ष था जिसमें एक कौआ और कौवी अपने घोंसले में रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते थे। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत वर्षा होती है, बहुत तूफान आ जाता है। तभी सारे जीव जंतु अपने अपने बिल और घोंसलों में जाकर बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वह कौआ और कौवी भी वट वृक्ष पर एक खोह में जाकर बैठ जाते हैं ताकि उन्हें पानी न लगे। वह जैसे ही उस खोह में जाकर बैठते हैं, तभी एक तोता उड़ता हुआ आता है और उनसे कहता है, मुझे भी अपने साथ बैठा लो, नहीं तो मैं गीला हो जाऊंगा। उस तोते की यह बात सुनकर कौवी उसे मना कर देती है। वह कहती है, नहीं भाई, हम तुम्हें नहीं बैठा सकते, यहाँ जगह नहीं है। वह तोता एक बार फिर विनती करता है। वह कहता है, देखो बहन, मैं गीला हो जाऊंगा, मुझे बैठा लो, मैं थोड़ी सी जगह में ही बैठ जाऊंगा। परंतु वह कौवी उसे नहीं बैठने देती और मना कर देती है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वह तोता उन दोनों कौआ और कौवी के बीच में जाकर बैठ जाता है। तभी वह कौआ और कौवी उसे धक्का देकर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। तो वह तोता दोबारा उड़कर आता है और कहता है, तुम दोनों मूर्ख हो। इतना कहकर वह एक बार फिर उनके बीच में बैठ जाता है। परंतु वह कौआ और कौवी उसे फिर धक्का दे देते हैं और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद एक बार फिर वह उड़कर आता है और कहता है, तुम दोनों कितने मूर्ख हो, बहुत ही बड़े मूर्ख हो। ऐसा कहकर एक बार फिर उनके बीच में बैठ जाता है। परंतु इस बार भी वह कौआ और कौवी उसे धक्का दे देते हैं और वह फिर नीचे जाकर गिर जाता है। कुछ देर बाद वह उड़कर दोबारा आता है और कहता है, तुम दोनों से बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, तुम दोनों बहुत मूर्ख हो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और वन का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है। परंतु कौवी को एक बात बहुत सता रही थी। वह यही सोच रही थी कि तोता हमें मूर्ख क्यों कह रहा था। हमने ऐसा क्या कर दिया जो वह हमें बार बार मूर्ख कह रहा था। कौवी को यह समझ में नहीं आया कि मूर्ख क्या होता है। तो वह अपने पति कौए से पूछती है। कौवी पूछती है, हे स्वामी, यह मूर्ख क्या होता है? वह तोता बार बार हमें मूर्ख कह रहा था। यह मूर्ख कौन होता है? कौवी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौआ कहता है, हे प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम कहानी को ध्यान से सुनना। प्रिय दर्शकों, इतना कहते ही कौआ कहानी शुरू करता है। कौआ कहता है, प्राचीन समय में एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बेटा था। वह सेठ अपने बेटे का विवाह करता है। सेठ का बेटा विवाह करने के बाद बहुत सुखी रहता है, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। कौवी यह कहानी ध्यान से सुन रही थी। आगे कौआ कहता है, कुछ दिनों बाद सेठ के बेटे को कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। तो घर में सेठ और सेठ की बहू रह जाते हैं। तभी एक दिन जब सेठ के बेटे की पत्नी पनघट पर स्नान करने जाती है और जब वह स्नान कर रही होती है, तभी 3 राहगीर वहां आ पहुंचते हैं और कहते हैं, हे बहन,
हमें प्यास लगी है। हम तीनों बहुत दूर से चलकर आए हैं, थोड़ा पानी पिला दो। प्रिय दर्शकों, सेठ के बेटे की पत्नी उस समय स्नान कर रही थी, इसलिए उसके बदन पर ज्यादा कपड़े नहीं थे। यह कहानी कौआ अपनी पत्नी को सुना रहा है और कौवी बड़े ध्यान से सुन रही है। आगे कौआ कहता है, सेठ के बेटे की पत्नी उनसे पूछती है, भाई आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तभी उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, बहन हम लोग यात्री हैं और हमें बहुत प्यास लगी है, हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद वह सेठ की बहू कहती है, संसार में दो यात्री होते हैं, उनमें से तुम कौन से यात्री हो? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यह कैसा सवाल है। वह बहुत सोचने लगता है कि हम कौन से यात्री हैं, हमें तो यह पता ही नहीं है। वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता। इतने में दूसरा व्यक्ति बोल पड़ता है। वह कहता है, बहन जल्दी करो, हमें बहुत प्यास लगी है, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम यहीं मर जाएंगे। सेठ के बेटे की पत्नी कहती है, भाई तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति जवाब देता है और कहता है, मैं गवार हूँ, एक अनपढ़ हूँ, आप तो बस मुझे पानी पिला दीजिए। यह सुनकर वह सेठ के बेटे की पत्नी कहती है, संसार में दो ही अनपढ़ गवार होते हैं, उनमें से तुम कौन से अनपढ़ गवार हो? दूसरा व्यक्ति भी इस सवाल को सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, बहन मुझे तो नहीं पता कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूँ। इतने में तीसरा व्यक्ति बोल पड़ता है, बहन मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला बहुत सूख रहा है, भरी धूप में हम तीनों बहुत दूर से चलकर आए हैं, थोड़ी देर और अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। सेठ के बेटे की पत्नी तीसरे व्यक्ति से भी पूछती है, भाई तुम कौन हो? अगर तुमने बता दिया कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें तुरंत पानी पिला दूंगी। वह व्यक्ति कहता है, मैं मूर्ख हूँ, अब आप मुझे पानी पिला दीजिए। सेठ के बेटे की पत्नी कहती है, संसार में दो प्रकार के मूर्ख होते हैं, उनमें से तुम कौन से मूर्ख हो? यह प्रश्न सुनने के बाद वह तीसरा व्यक्ति भी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं कौन सा मूर्ख हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कौन सा मूर्ख हूँ। वह भी कोई जवाब नहीं दे पाता। प्रिय दर्शकों, यह कहानी कौआ अपनी पत्नी से कह रहा है और वह पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही है। आगे कौआ कहता है, इसके बाद वह तीनों व्यक्ति प्यासे ही वहां से लौटने लगते हैं। वह जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो सेठ के बेटे की पत्नी उनसे कहती है, रुक जाइए, मेरा घर यहीं पास में है, आप चलिए, मैं आती हूँ और आपको घर पर ही पानी पिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह तीनों व्यक्ति सेठ के घर पर पहुँचते हैं और पीछे पीछे सेठ के बेटे की पत्नी भी कपड़े पहनकर घर को रवाना होती है। तभी प्रिय दर्शकों, घर में जाते हुए सेठ अपनी बहू को देख लेता है और उन तीनों व्यक्तियों को भी देख लेता है। वह सोचने लगता है, यह बहू किसके साथ घूम रही है? मेरा बेटा कमाने के लिए विदेश गया है और यह यहाँ पर पराये मर्दों के साथ घूम रही है। यह कौन पराये मर्दों के साथ घर में जा रही है? सेठ बहुत परेशान होता है। इधर घर पर सेठ के बेटे की पत्नी उन तीनों राहगीरों को पानी पिलाती है और जब पानी पीकर वह तीनों घर से जाने लगते हैं तभी वह कहती है, भाई मैं पनघट पर स्नान कर रही थी और मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी हो सकूं। इसीलिए मैंने आपसे इतने कठिन सवाल पूछे जिनका आप उत्तर नहीं दे पाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों को पानी न पिलाऊं और प्यासा ही आगे भेज दूं। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने घर पर लेकर आई और आपको पानी पिलाया। मुझे माफ करिएगा। वह तीनों राहगीर पानी पीकर घर से चले जाते हैं। यह कहानी कौआ अपनी पत्नी कौवी से कह रहा है और कौवी बड़े ध्यान से सुन रही है।
आगे कौआ कहता है, सेठ सोचने लगता है कि मेरा बेटा बाहर रहता है, कमाने गया है और यहाँ उसकी पत्नी बदचलन हो गई है, दूसरे मर्दों के साथ घूमती है, दूसरे मर्दों को घर में लेकर आती है। मेरी बहू बदमाश हो गई है, बहुत ही बदचलन हो गई है। अगर मैंने इसे समय रहते नहीं समझाया, नहीं सुधारा तो यह और बिगड़ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे इसे समझाना होगा, बहू को सुधारना होगा। ऐसा सोचकर वह सेठ निर्णय लेता है कि क्यों न इस बात को राजा के सामने ले जाया जाए और राजा से ही बहू का फैसला करवाया जाए। प्रिय दर्शकों, ऐसा सोचकर वह सेठ राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को जाकर पूरी बात सुना देता है। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आता है कि उसके राज्य में, उसके राज्य की महिलाएं ऐसा बदचलन काम कर रही हैं, अपने पति को धोखा दे रही हैं। वह तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, जाओ और सेठ के बेटे की पत्नी को राजमहल में लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, कौआ यह कहानी अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही है। आगे कौआ बताता है, इसके बाद राजा के सैनिक सेठ के बेटे की पत्नी को लेने के लिए सेठ के घर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, तुम्हें राजा ने बुलाया है। राजा के सैनिकों की यह बात सुनकर सेठ के बेटे की पत्नी ने कहा, सैनिकों, तुम जाओ और पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है। अपनी बेटी के रूप में बुलाया है, बहू के रूप में बुलाया है, बहन के रूप में बुलाया है या फिर राज्य की एक नागरिक के रूप में बुलाया है। उसकी बात सुनकर सारे सैनिक वापस लौट गए और राजमहल में जाकर राजा से पूछने लगे, हे राजा, आपने सेठ के बेटे की बहू को किस रूप में बुलाया है? वह हमसे पूछ रही है, बेटी के रूप में, बहू के रूप में या बहन के रूप में। यह सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैंने सेठ के बेटे की पत्नी को किस रूप में बुलाया है। राजा अपने मंत्रियों से पूछता है, उनसे सलाह लेता है, आप लोग बताइए, हमें सेठ के बेटे की पत्नी को किस रूप में बुलाना चाहिए? तब राजा के सभी मंत्रियों ने कहा, राजा साहब, वह हमारे सेठ की बहू है और सेठ हमारे नगर में रहता है, इस हिसाब से वह हमारी भी बहू लगती है, तो हमें उसे बहू के रूप में बुला लेना चाहिए। यह सुझाव सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाइए और बहू के रूप में उसे लेकर आइए। राजा का आदेश पाकर सारे सैनिक निकल पड़े और बहू के रूप में सेठ के बेटे की पत्नी को आदर सम्मान के साथ राजमहल में लेकर आए। यह कहानी कौआ अपनी पत्नी कौवी को सुना रहा है और कौवी बड़े प्रेम से सुन रही है। आगे कौआ बताता है, सेठ के बेटे की पत्नी जैसे ही राजमहल में राजा के समक्ष आती है तो राजा कहता है, तुम्हारे ससुर ने हमें तुम्हारे बदचलन होने की बात बता दी है और हमें यह कतई मंजूर नहीं कि हमारे राज्य की महिलाएं ऐसा गलत काम करें। तुम्हारा पति कमाने के लिए विदेश गया है और तुम यहाँ उसके साथ धोखा कर रही हो, पराये मर्दों के साथ घूम रही हो। यह तुम सही नहीं कर रही हो। बहू, अगर तुम ऐसा करती हो, अपने पति को धोखा देती हो, तो तुम्हें सजा मिलेगी या फिर तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। बताओ, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? राजा की बात सुनकर सेठ के बेटे की पत्नी कहती है, हे महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं चरित्रहीन महिला नहीं हूँ। क्या आपके राज्य में किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना कोई अपराध है? अगर यह अपराध है तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अपराध किया है, परंतु आप इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए और सच्चाई को जान लीजिए, क्योंकि एक स्त्री पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद राजा कहता है, तो बताओ, सही बात क्या है? क्या तुम्हारे ससुर झूठ कह रहे हैं? क्या तुमने पराये मर्दों को अपने घर में नहीं बुलाया था? तब सेठ की बहू कहती है, महाराज, उस दिन मैं पनघट पर स्नान करने गई थी, तभी 3 राहगीर बहुत दूर से चले आ रहे थे और मुझसे पानी मांगने लगे।
वह बहुत प्यासे थे, परंतु महाराज उस समय मैं स्नान कर रही थी, इस वजह से मेरे बदन पर इतने वस्त्र नहीं थे कि मैं उन तीनों के समक्ष खड़ी हो सकूं। इसीलिए मैंने उनसे 3 कठिन सवाल पूछे, जिनका उत्तर वह नहीं दे सके और प्यासे ही पनघट से लौटने लगे। तभी अंत में मैंने उन्हें कह दिया कि आप मेरे घर चलिए, मैं आती हूँ और आपको पानी पिलाती हूँ। इसके बाद वह तीनों मेरे घर चले गए और मैं भी वस्त्र पहनकर घर पहुंच गई। फिर उन्हें पानी पिलाया और घर से रवाना कर दिया। तभी शायद मेरे ससुर ने यह देख लिया होगा। सेठ के बेटे की पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद राजा थोड़ा शांत हो जाता है, परंतु उसके मन में एक जिज्ञासा सी जागती है। वह पूछता है, बहुरानी, वह 3 कौन से कठिन सवाल थे जो तुमने उन तीनों यात्रियों से पूछे थे? हमें भी उन सवालों को बताओ। तब वह महिला, सेठ के बेटे की पत्नी, वह तीनों सवाल राजा के सामने रख देती है। वह तीनों सवाल सुनकर राजा के भी पसीने छूट जाते हैं। उसे उनके उत्तर समझ में नहीं आते। वह अपने मंत्रियों से पूछता है, तुम बताओ इनका क्या उत्तर है? परंतु राजा के मंत्री भी हार मान जाते हैं और उन्हें भी सवालों का उत्तर समझ में नहीं आता। इसके बाद राजा अपने विद्वान पंडितों से पूछता है और कहता है, पंडित आप बताओ इन सवालों का क्या उत्तर होगा? परंतु राजा के ज्ञानी पंडित भी सवालों का उत्तर नहीं दे पाते। अंत में राजा हार मान जाता है और कहता है, बहुरानी, यह सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हमारे राज्य में ज्ञानी से ज्ञानी आदमी भी इनका उत्तर नहीं दे पा रहा है, परंतु हम उत्तर जानना चाहते हैं। तुम हमें तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दो। परंतु प्रिय दर्शकों, सेठ के बेटे की पत्नी अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल करती है और राजा से कहती है, राजा साहब, मैं आपको इतने कठिन सवालों का जवाब बताऊंगी तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, मैं इसे क्या दूं? यह सवाल भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका जवाब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। यह सोचकर राजा उस महिला को कहता है, अगर तुमने मुझे तीनों सवालों का जवाब बता दिया तो बदले में आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा, आधा राज्य मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। सेठ के बेटे की पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह आधे राज्य की लिखाप भी अपने नाम करवा लेती है। इसके बाद सेठ के बेटे की पत्नी कहती है, राजा साहब, अब मैं आपको एक एक करके तीनों प्रश्नों का उत्तर बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, आप लोग भी सवालों के जवाब को ध्यान से सुनिए। सेठ के बेटे की पत्नी कहती है, पहला सवाल था कि संसार में 2 यात्री कौन से हैं? तो राजा साहब, संसार में 2 ही यात्री होते हैं, एक तो सूरज और एक चंद्रमा, क्योंकि वह दोनों दिन रात चलते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं और हमारी जिंदगी में रोशनी देते रहते हैं। इसीलिए संसार में यह 2 ही यात्री हैं। दूसरा सवाल था कि अनपढ़ और गवार 2 प्रकार के होते हैं, वह कौन है? तो राजा साहब, अनपढ़ और गवार 2 ही होते हैं और वह हैं अन्न और जल, क्योंकि यह दोनों हर व्यक्ति के साथ रहते हैं, चाहे वह विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो या गवार से गवार व्यक्ति हो। अन्न और जल दोनों का ही पेट भरते हैं, दोनों की ही भूख मिटाते हैं। वह यह नहीं देखते कि यह कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है, और यह भी नहीं देखते कि यह कितना गवार है, कितना मूर्ख है। अन्न और जल हर व्यक्ति को समान स्वाद देते हैं, इसलिए अन्न और जल दोनों ही गवार और अनपढ़ हैं। तीसरा सवाल था कि मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं और वह कौन है? तो राजा साहब, पहला मूर्ख हैं मेरे ससुर, जो अपने घर की बात को भरे बाजार में उछाल रहे हैं, अपनी बहू की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। अगर यह चाहते तो मुझसे घर पर ही पूछ सकते थे कि वह तीनों व्यक्ति कौन थे,
तो मैं इन्हें वहीं पर सारी सच्चाई बता देती और हमारे घर की इज्जत नीलाम नहीं होती। परंतु इन्होंने यहाँ आकर अपने घर की बात सबको बताई और अपनी बहू को बेइज्जत किया। जो व्यक्ति अपने घर की बात बाहर करता है, दूसरों को बताता है, वह एक मूर्ख होता है। इसीलिए यह एक मूर्ख है। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, अब बताओ कि दूसरा मूर्ख कौन है? तो सेठ के बेटे की पत्नी कहने लगी, महाराज, दूसरा मूर्ख आप हैं। क्योंकि जो राजा बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेता है, आधा राज्य किसी और के नाम कर दे, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। आपने मेरे कुछ सवालों के उत्तर के लिए अपना आधा राज्य मुझे दे दिया, इसलिए दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। उस महिला की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है, परंतु वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अब वह भी उस राज्य की रानी थी। आधा राज्य उसका था, आधी सेना उसकी थी, आधा राजमहल उसका था। इसलिए राजा विवश होकर कुछ नहीं कर पाता। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से वह सेठ के बेटे की पत्नी एक महारानी बन जाती है, सिर्फ अपनी चालाक बुद्धि के कारण, अपने दिमाग का सही उपयोग करने के कारण। आगे कौआ कहता है, प्रिय कवि, अब तुम्हें समझ में आया कि संसार में मूर्ख क्या होता है, मूर्ख कौन होता है। सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो अपने घर की बात बाहर करता है, दूसरों से करता है। और दूसरे नंबर का मूर्ख वह होता है जो अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं करता, बिना सोचे समझे फैसला ले लेता है, जैसे उस राजा ने किया। कवि को यह बात समझ में आ जाती है। वह कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि मूर्ख क्या होता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।